नमस्कार। आज का हमारा वीडियो सामाजिक क्रिया अर्थात सोशल एक्शन पर है। सामाजिक क्रिया क्या है, इसके क्या तत्व हैं, सामाजिक क्रिया के बारे में जिन विद्वानों के विचार हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सभी विज्ञान अपना अध्ययन विषय सामग्री की लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन की मूर्त लघुत्तम इकाई सामाजिक समूह है और अमूर्त लघुत्तम इकाई सामाजिक क्रिया है। समाजशास्त्र के अध्ययन की मूर्त लघुत्तम इकाई सामाजिक समूह है और अमूर्त लघुत्तम इकाई सामाजिक क्रिया है। इस अवधारणा के पूर्ण ज्ञान के बिना समाजशास्त्र विषय को नहीं समझा जा सकता। सामाजिक क्रिया के महत्व, प्रकार, विशेषताएं एवं सिद्धांत आदि में मैक्स वेबर, दुर्खीम, पेरेटो, पार्सन्स आदि का विशेष योगदान रहा है। सामाजिक क्रिया के अर्थ, परिभाषा, तत्व, प्रकार आदि को समझने के लिए इनकी व्याख्याएं प्रस्तुत हैं। क्रिया की परिभाषा एवं अर्थ। क्रिया का शाब्दिक अर्थ कर्म या कार्य है। कर्म शब्द संस्कृत भाषा के क्रय धातु से बना है। क्रय का अर्थ है करना, हलचल अथवा व्यापार। कर्म शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में हिंदू धर्मशास्त्रों, भारतीय दर्शन आदि में भी देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन में संपूर्ण जीवन को कर्म बताते हुए लिखा है। जीवन ही कर्म है, अर्थात व्यक्ति द्वारा कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना ही जीवन है। इसमें कर्म को जीवन से और जीवन को कर्म से परस्पर संबंधित बताया गया है। अगर हम जीवन को समझना चाहते हैं तो उसको कर्मों के आधार पर ही समझना होगा। इसी प्रकार से कर्म को भी जीवन के आधार पर ही समझा जा सकता है। जीवन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। उनको समझने के लिए आवश्यक है कि हम उनसे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करें। क्रिया का परंपरागत दृष्टिकोण से अर्थ शारीरिक, मानसिक एवं वचन संबंधी व्यवहार है। समाजशास्त्र में क्रिया का अर्थ विशेष महत्वपूर्ण है। डेविस ने लिखा है, अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा समाजशास्त्री को व्यक्तियों के व्यवहारों की ओर निश्चय ही अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी रुचि विशेष रूप से सामाजिक क्रिया की प्रकृति को जानने में है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला व्यवहार क्रिया कहलाता है। सामाजिक क्रिया की परिभाषा एवं अर्थ। समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया की अवधारणा को सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल के विचारों में देखा जा सकता है। क्रिया की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय आपको जाता है। अल्फ्रेड के अनुसार क्रिया मूल्यों की एक अवशिष्ट श्रेणी है। क्रिया की परिभाषा वेबर, पार्सन, थियोडोरसन आदि ने दी है, जो निम्नलिखित। वेबर ने क्रिया की निम्न परिभाषा दी, किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उसके द्वारा उनकी गतिविधियां निर्धारित हो। वेबर के अनुसार कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित होती है तब वह सामाजिक क्रिया कहलाती है।
इसे दूसरे रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, मनुष्य के जीवन में अनेक आवश्यकताएं होती हैं। वह जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसका कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसे आचरण करना होता है। अतः समाज में रहकर सामाजिक अंत्यक्रिया कर आवश्यक है और इन्हीं अंत्यक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंध उत्पन्न होते हैं। किंतु सामाजिक क्रिया के अंतर्गत मानव के वे ही व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं जो अर्थपूर्ण होते हैं। इसी को मैक्स वेबर अर्थपूर्ण क्रिया कहते हैं। वेबर उद्देश्यपूर्ण मानव व्यवहार को ही सामाजिक क्रिया कहते हैं और जिस मानव व्यवहार का कोई उद्देश्यपूर्ण अर्थ न निकले वो सामाजिक क्रिया की परिधि में नहीं आता है। वेबर उद्देश्यपूर्ण अर्थ से ये तात्पर्य लगाते हैं कि जो अर्थ स्वयं कर्ता अपनी क्रिया के विषय में लगाता है, साथ ही दूसरों को भी उसी प्रकार की क्रिया के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करता है। थियोडोरसन के अनुसार क्रिया व्यवहार है जिसका व्यक्ति के लिए कुछ अर्थ होता है, अर्थात उसका व्यवहार उद्देश्य निर्देशित होता है। आपने आगे लिखा है, सामाजिक समस्या के समाधान के लिए नियोजित प्रयास सामाजिक क्रिया कहलाता है। आपने ये भी लिखा है कि क्रिया व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रभावित करे या प्रभावित हो तो वह सामाजिक क्रिया है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया कर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसका अकेले कर्ता के लिए या सामूहिक रूप में उस समूह की व्यक्ति के लिए प्रेरणात्मक महत्व होता है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाश डाला है, कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। आपके अनुसार क्रिया तभी हो सकती है जब कर्ता या कर्ताओं की उपस्थिति हो। ये कर्ता किसी न किसी उद्देश्य या प्रेरणा से प्रेरित हों और किसी न किसी परिस्थिति में ही क्रिया करें। सामाजिक क्रिया का लक्ष्य आवश्यकता की पूर्ति करना अवश्य होना चाहिए। अर्थहीन क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। विद्वानों ने सामाजिक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके तत्वों पर प्रकाश डाला है जो निम्न है। सामाजिक क्रिया के तत्व। डेविस ने अपनी कृति मानव समाज में सामाजिक क्रिया के तत्व शीर्षक अध्याय में इसके 4 प्रमुख तत्वों कर्ता, लक्ष्य, स्थितियाँ और साधन का उल्लेख किया है। पार्सन्स ने इन्हीं 4 तत्वों का वर्णन किया है। पहला है कर्ता। डेविस की मान्यता है कि किसी भी क्रिया के लिए कर्ता का होना आवश्यक है। आप लिखते हैं, जब हम किसी क्रिया के कर्ता के संबंध में कहते हैं तो हमारा तात्पर्य कर्ता की शारीरिक रचना से नहीं होता बल्कि उसके अंदर अहम या स्व से होता है। स्व के लिए शरीर परिस्थिति का एक अंग मात्र है। शरीर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन है या एक स्थिति मात्र है। क्रिया करना तो अहम का ही कार्य है, इसलिए कर्ता के अभाव में क्रिया संभव नहीं है। लक्ष्य कर्ता के अनेक लक्ष्य होते हैं, उनमें से वे किसी न किसी लक्ष्य का चयन करके उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया करता है। डेविस लिखते हैं, जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो क्रिया भी समाप्त हो जाती है। क्रिया लक्ष्य के चारों ओर चलती है। जब एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद कर्ता दूसरा लक्ष्य निश्चित करता है। इन नवीन लक्ष्य के लिए क्रिया आरंभ कर देता है। लक्ष्य व्यक्तिपरक होते हैं। लक्ष्य चेतना या अचेतन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लक्ष्यों का चयन सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है। अगर कोई घटना कर्ता के प्रयास के बिना घट जाती है तो उसे लक्ष्य नहीं कहेंगे। स्थितियाँ, कंडीशंस। डेविस ने सामाजिक क्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व व परिस्थिति या स्थिति बताई जिसमें क्रिया की जाती है। आपने लिखा है कि क्रिया के समय स्थितियों में बाधाएं और सुविधाएं ही विद्यमान होती हैं। अगर बाधाएं नहीं होंगी तो कर्ता लक्ष्य को बिना प्रयत्न के ही प्राप्त कर लेगा और कर्ता को क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
डेविस बाधाओं को ही स्थितियां कहते हैं। इन स्थितियों में ही क्रियाएं की जाती हैं। डेविस के अनुसार स्थितियां हमेशा बाह्य नहीं होती। कुछ स्थितियां स्वयं कर्ता में विद्यमान होती हैं। अनेक स्थितियां सामाजिक होती हैं और बाह्य होती हैं, जैसे कानूनी, जिसका पालन कर्ता दंड के भय के कारण करता है। डेविस ने सामाजिक क्रियाओं से संबंधित स्थितियां जो लक्ष्य प्राप्ति को सीमित करती हैं, उनकी उत्पत्ति के निम्न स्रोत बताए हैं: भौतिक पर्यावरण, आंतरिक योग्यता और समाज। मानव उन लक्ष्यों की ओर नहीं दौड़ते जिनकी प्राप्ति के लिए संभव नहीं है। साधन मीन्स। चौथा है साधन अर्थात मीन्स। मानव के लक्ष्य अनंत हैं। उन्हें पूर्ण करने के लिए साधनों का होना आवश्यक है। साधन सीमित होते हैं। एक लक्ष्य की प्राप्ति सरल या जटिल साधनों द्वारा की जा सकती है। पत्र लिखने के लिए पेन, पेंसिल, टाइपराइटर साधन का चयन किया जा सकता है। एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक साधन होते हैं। साधनों का चयन कर्ता की क्षमता और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। सही समय पर दी हुई परिस्थिति में उपयुक्त साधन के चयन से सफलता मिल जाती है और त्रुटिपूर्ण साधन के चयन से असफलता मिलती है। साधन और लक्ष्य में चयन और पूर्ति का क्रम भी होता है। सामाजिक क्रिया में हम देखते हैं कि कर्ता लक्ष्य एवं साधनों में तार्किक रूप से सामंजस्य स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। अनुकूल परिस्थितियों एवं उपयुक्त साधनों के चयन से वह सफलता प्राप्त करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों त्रुटिपूर्ण साधनों के चयन से उसे असफलता मिलती है। सामाजिक क्रिया, समाजशास्त्रियों के विचार। सोशल एक्शन व्यूज ऑफ सोशलॉजिस्ट्स। पेरेटो के विचार, व्यूज ऑफ पेरेटो ने लिखा है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की सामाजिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। आपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के दो आधार बताए, लक्ष्य और साधन। व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए साधनों का चयन एवं उपयोग करता है। आपके अनुसार मानव की क्रियाएं तार्किक और अतार्किक दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। इसलिए पेरेटो ने क्रियाओं के दो प्रकार बताए, तार्किक और अतार्किक। अपने तार्किक क्रियाओं का आधार वस्तुपरक बताया और अतार्किक क्रियाओं का आधार व्यक्तिपरक बताया। आपके अनुसार व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ साधनों का चयन एवं उपयोग करता है। तार्किक क्रिया में कर्ता अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन साधनों का चयन करता है जो तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं, अनुभव पर आधारित होते हैं। आपकी मान्यता है कि तार्किक क्रिया में लक्ष्य एवं साधनों में दोनों में तालमेल और सामंजस्य होता है। ऐसी सामाजिक तार्किक क्रिया आपके अनुसार वस्तुपरक हैं। इसके बिल्कुल विपरीत एवं भिन्न क्रिया अतार्किक क्रिया है। अतार्किक क्रिया को आपने व्यक्तिपरक बताया है। आपके अनुसार अतार्किक क्रियाएं कल्पना और अनुमान पर आधारित होती हैं। क्रिया के संबंध में मानव के सामने समस्या आती हैं, वे पेरेटो के अनुसार निम्न 3 बताई गई हैं। लक्ष्यों की अज्ञानता के कारण कर्ता के लिए तार्किक और अतार्किक साधनों को समझना कठिन हो जाता है। पारलौकिक लक्ष्य की स्थिति में कर्ता के लक्ष्य और साधन के बीच उचित और अनुचित संबंधों का निर्णय लेना कठिन कार्य हो जाता है। कर्ता के लिए उचित और अनुचित कार्यों को ज्ञात करना एक समस्या बन जाती है, क्योंकि एक कार्य एक स्थिति में उचित हो सकता है, वही कार्य दूसरी स्थिति में अनुचित हो सकता है। व्यक्ति ठीक से तार्किक लक्ष्य और साधनों को चयन नहीं कर पाता, जिसके कारण समाज में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। पेरेटो ने अतार्किक क्रिया के निम्न 5 कारण बताए। अतार्किक क्रिया के कारक, मूल प्रवृत्तियाँ, इंस्टिंक्ट, रेड्यूज, चालक, इंटरेस्ट, सेंटिमेंट्स अर्थात मनोभाव, भ्रांत, तर्क, ड्रीवेशन। मैक्स वेबर के विचार।
वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। ये बात आपने समाजशास्त्र की निम्न परिभाषा में स्पष्ट की। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध द्वारा उसकी दिशा, क्रम और परिणामों के कार्य कारण विश्लेषण पर पहुंचने का प्रयास करता है। आपके अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया में विद्यमान कारणों तथा उनके परस्पर संबंधों, प्रभावों आदि का विश्लेषण करना चाहिए। आप क्रिया में उन सभी मानवीय व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जिनमें क्रिया करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के साथ व्यक्तिगत अर्थ जोड़ता है। आपके अनुसार वे सभी मानवीय व्यवहार सामाजिक क्रियाएं हैं जो व्यक्ति किसी अर्थ या उद्देश्य को ध्यान में रखकर करता है। आपके अनुसार मानव की अर्थहीन क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं या मानवीय व्यवहार नहीं माने जाने चाहिए। वेबर के अनुसार कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित होती हैं तब वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विशेषताएं, पहली है दूसरों के प्रति उन्मुख, ओरिएंटेड टुवर्ड अदर्स। वेबर ने लिखा है, सामाजिक क्रिया दूसरों की संभावित भूत, वर्तमान या भविष्य के व्यवहारों की ओर उन्मुख हो सकती है। आपका कहना है कि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ये आपस में एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित भी करें। सामाजिक क्रिया परिचित या अपरिचित के साथ हो सकती है। क्रिया भूत, वर्तमान या भावी अनुमानित व्यवहार के द्वारा भी प्रभावित हो सकती है। आपने उदाहरण दिया है कि क्रिया भूतकाल में किए गए हमले के कारण बदला लेने के लिए हो सकती है, वर्तमान में रक्षा के लिए हो सकती है तथा भविष्य में हमले से सुरक्षित रहने के लिए हो सकती है। आपने एक और उदाहरण द्वारा सामाजिक क्रिया की इस विशेषता को स्पष्ट किया। आपका कहना है कि मुद्रा विनिमय का साधन है, इसे प्रत्येक कर्ता भुगतान के रूप में स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे आशा है कि भविष्य में अपरिचित लोग अवसर आने पर मुद्रा को विनिमय में स्वीकार कर लेंगे। प्रत्येक क्रिया सामाजिक नहीं, एवरी एक्शन इज नॉट सोशल। वेबर ने सामाजिक क्रिया की दूसरी विशेषता निम्न शब्दों में व्यक्त की, प्रत्येक प्रकार की क्रिया, यहाँ तक कि बाह्य क्रिया भी वर्तमान चर्चा के अर्थ में सामाजिक नहीं। आपने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बाह्य क्रिया यदि पूर्ण रूपेण जड़ अथवा निर्जीव वस्तु के प्रति उन्मुख है तो वह असामाजिक है। सामाजिक क्रिया की रचना व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण करता है जब वह दूसरों के व्यवहार के प्रति उन्मुख होता है। आपके ने उदाहरण दिया है कि धार्मिक व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है यदि ये केवल ईश्वर का ध्यान लगाकर बैठे रहने या एकांत में प्रार्थना आराधना करने के रूप में व्यक्त होता है। व्यक्ति की आर्थिक क्रिया तभी सामाजिक होगी जब वह दूसरों के व्यवहार का भी ध्यान रखे। भविष्य में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन करना सामाजिक क्रिया है। प्रत्येक प्रकार का मानवीय संपर्क सामाजिक नहीं, एवरी टाइप ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज नॉट सोशल। मैक्स वेबर ने लिखा है कि मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक लक्षण वाला नहीं होता, यह उसी सीमा तक सामाजिक कहलाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार अर्थपूर्ण तरीके से दूसरों के व्यवहार के प्रति उन्मुख है। आपने इसे उदाहरण देकर समझाया, अगर दो साइकिल चलाने वाले टकरा जाते हैं तो यह प्राकृतिक घटना जैसी बात है। यहाँ दो व्यक्तियों का संपर्क सामाजिक नहीं, लेकिन एक दूसरे से टक्कर से बचने के प्रयास से टकरा जाने के बाद हाथापाई, गाली गलौज, मारपीट व मित्रतापूर्ण बातचीत हो तो उसे सामाजिक क्रिया कहेंगे। सामाजिक क्रिया समरूप नहीं होती, सोशल एक्शन इज नॉट आइडेंटिकल।
वेबर ने सामाजिक क्रिया की चौथी विशेषता को उल्लेख करते हुए लिखा है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया होती है और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित है। आपने उदाहरण दिया कि वर्षा हो जाती है और सड़क पर लोग छाता खोल लेते हैं। इस प्रकार की क्रिया सामाजिक नहीं कहलाए, क्योंकि छाता खोलने वाले लोगों की क्रिया एक दूसरे क्रियाओं को प्रभावित नहीं कर रही, वे तो वर्षा से अपनी रक्षा कर रहे हैं। इसी कारण उनकी क्रियाएं एक सी हैं। उन लोगों ने वर्षा से प्रभावित होकर छाता खोला है, न कि एक दूसरे को देखकर। किसी ने भी किसी को भी अपनी क्रिया के द्वारा प्रभावित नहीं किया। उनमें परस्पर अर्थपूर्ण क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए एक सी या समरूप क्रियाएं आवश्यक नहीं हैं कि सामाजिक क्रिया ही हो। सामाजिक क्रिया के प्रकार वेबर के अनुसार, पहली है तार्किक। वेबर ने सामाजिक क्रिया का प्रथम प्रकार तार्किक क्रिया बताया। इसे जर्मन भाषा में स्वेक्रेशोनालिटेट, आंग्ल भाषा में स्वेकरेशोनाल या रैशनल एक्शन तथा हिंदी भाषा में तार्किक क्रिया या विवेकी क्रिया कहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार ये क्रिया तार्किक या विवेकी अभिमुखी होती है। वेबर का मानना था कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। व्यक्ति के सामने लक्ष्य और साधन अनेक होते हैं। जब व्यक्ति तर्क द्वारा कोई लक्ष्य निश्चित करता है तथा उसकी प्राप्ति के लिए साधन का उपयोग योजनाबद्ध रूप से करता है, तो उस व्यक्ति की क्रिया पूर्ण रूप से तार्किक क्रिया कहलाती है। मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन। वेबर ने सामाजिक क्रिया का दूसरा प्रकार मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया बताया। इसे जर्मन भाषा में वर्ट रेशोनालिटेट, आंग्ल भाषा में वर्ट रेशनल या वैल्यू ओरिएंटेड रैशनलिटी तथा हिंदी भाषा में मूल्य अभिमुखी तार्किकता कहते हैं। मूल्य ने अभिमुखी तार्किक क्रिया का वर्णन और व्याख्या प्रथम क्रिया के संदर्भ में की है। आपका कहना है कि मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा साधन की क्षमता या सामर्थ्य का मूल्यांकन किया जा सके। इस क्रिया में भी लक्ष्य एक परिणाम है, लेकिन लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो इस प्राप्त लक्ष्य का उपयोग साधन के रूप में नहीं किया जाता, जैसा कि तार्किक क्रिया में करता रहता है। कर्ता समाज के मूल्यों को प्राप्त करना चाहता है। इसको प्राप्त करने के लिए कर्ता कीमत की चिंता नहीं करता। साधन का चयन मूल्य प्राप्ति के लिए, मूल्य जो कि लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के बाद वह उस प्राप्त लक्ष्य को साधन के रूप में उपयोग करने की नहीं सोचता। लक्ष्य उसका अंतिम उद्देश्य। इस प्रकार की क्रियाओं का अभिमुखन पूर्ण मूल्यों के प्रति होता है। कर्ता वो क्रियाएं करता है जो उसे कर्तव्य, सम्मान, धर्म, व्यक्तिगत भक्ति आदि के अनुसार करनी चाहिए। जब क्रिया का अभिमुखन पूर्ण मूल्यों के प्रति होता है तब उसमें हमेशा हुक्म या आदेश तथा अपेक्षाएं होती हैं, जिनको पूरा करना कर्ता अपना अहोभाग्य समझता है। वह इन कर्तव्यों आदि को पूरा करके गौरवान्वित होता है। इस क्रिया में लक्ष्य एक अंतिम परिणाम है। कर्ता द्वारा किसी
आत्मा ईश्वर के साथ रहस्यात्मक मिलन के लिए कोई अनुष्ठान या कर्म कांड करना इस प्रकार की क्रिया का सटीक उदाहरण है। वेबर इसे मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया मानते हैं, क्योंकि इसमें वह मान्यता है कि साधन इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करवा देगा, लेकिन इस क्रिया में साधन और लक्ष्यों की अलग अलग असंभव है। रहस्यात्मक मिलन की प्राप्ति वह स्थिति है जिसमें मस्तिष्क अनुष्ठान की क्रियाओं के समय समागम की स्थिति में होता है। उनकी क्रियाएं तो तार्किक हैं, जहाँ तक उनके विश्वासों की बात है उनकी विश्वास तार्किक नहीं है। भावात्मक क्रिया अफेक्चुअल एक्शन। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का तीसरा प्रकार भावात्मक क्रिया बताया। इसे जर्मन भाषा एवं आंग्ल भाषा में अफेक्चुअल तथा हिंदी भाषा में भावात्मक क्रिया कहते हैं, जब क्रिया व्यक्ति विचारपूर्वक नहीं करता। भावात्मक क्रिया को करने से पहले कर्ता न तो कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और न ही किसी साधन पर विचार करता है। वेबर का कहना है यह क्रिया प्रथम दो प्रकार की तार्किक क्रियाओं से बिल्कुल भिन्न क्रिया है। इस क्रिया में भावात्मक अभिमुखन होता है। भावात्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनका चयन तथा पूर्ण करने की प्रक्रिया आदि का निर्णय कर्ता की भावना और उद्योगों के द्वारा होता है। वास्तव में इस प्रकार की क्रियाओं की उत्पत्ति तथा पूर्ण करने के चरण भावनाएं करती हैं। वे क्रियाएं जिनकी उत्पत्ति नियंत्रण, निर्देशन तथा संचालन आदि भावनाएं करती हैं। तब वह आवेग में आकर क्रिया कर बैठा था। वेबर का कहना है कि प्रेम, घृणा, दया, ईर्ष्या, क्रोध, सहानुभूति आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रियाएं भावात्मक क्रियाएं हैं। पारंपरिक क्रियाएं। वेबर ने सामाजिक क्रिया का चौथा और अंतिम प्रकार पारंपरिक क्रिया बताया। यह जर्मन तथा आंग्ल भाषा में ट्रेडिशनल तथा हिंदी भाषा में पारंपरिक क्रिया कहलाती है। पारंपरिक क्रियाओं का निर्धारण परंपराएं करती हैं। वेबर ने लिखा है दीर्घ अभ्यास की अभ्यस्तता के द्वारा इनका पारस्परिक अभिमुखन हो जाता है। पारस्परिक आचरण में वही क्रियाएं की जाती हैं जो वर्षों से लोग समाज में करते आ रहे हैं। इन क्रियाओं में किसी विकल्प पर विचार नहीं किया जाता। वेबर का कहना है कि ये क्रियाएं तार्किक नहीं होती। पार्सन्स के अनुसार कर्ता क्रिया के पथ का चयन किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी नहीं करता। पारस्परिक क्रियाएं वे सामाजिक क्रियाएं हैं जो आदतों तथा स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के फलस्वरूप लोग करते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं व्यक्ति सोच विचार कर नहीं करता। व्यक्ति औरों की देखा देखी परंपरा मानकर उन क्रियाओं को करता है। जैसे आदिम समाज में विशेष पर्वों पर मुखिया को भेंट देने की क्रिया इसके अंतर्गत आती है। जनसाधारण मुखिया को भेंट इसलिए देते हैं कि उन्होंने ये सीखा है कि भेंट देना उनकी परंपरा है। पार्सन्स के विचार। व्यूज ऑफ पार्सन्स। आधुनिक समाजशास्त्रियों पार्सन्स की सामाजिक क्रिया संबंधी विचार और सिद्धांत विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपके सामाजिक क्रिया संबंधी विचारों का प्रस्तुतिकरण, शब्दों का चयन, नियमन की विशद व्याख्या समाजशास्त्र जगत में अनोखी मानी जाती है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की विवेचना सर्वप्रथम 1937 में विश्वविख्यात पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में की है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शंस। आप समय समय पर क्रिया के सिद्धांत पर लिखते रहे हैं। 1951 में आपने सामाजिक क्रिया संबंधित जो 2 पुस्तकें द सोशल सिस्टम और सील्स के साथ संपादित टूवर्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन लिखी।
पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया की परिभाषा करने के साथ साथ इसके अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला। अब आपके द्वारा लिखी कृतियों में सामाजिक क्रिया से संबंधित व्यक्त विचारों, उनके लक्षण, प्रकारों एवं सिद्धांत आदि की सविस्तार विवेचना की जाएगी। सामाजिक क्रिया की परिभाषा। पार्सन्स सामाजिक क्रिया की परिभाषा। पार्सन्स डेफिनेशन ऑफ सोशल एक्शन। पार्सन ने सामाजिक क्रिया की परिभाषा से निम्न शब्दों में दी है: सामाजिक क्रिया कर्ता की परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसका अकेले कर्ता के लिए या सामूहिक रूप में उस समूह के व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व होता है। इस परिभाषा में आपने स्पष्ट किया कि सामाजिक क्रिया में कर्ता व्यक्ति या एक समूह हो सकता है। आपने ऐसी प्रक्रिया बताया है जो कर्ता, परिस्थिति और सामाजिक व्यवस्था के मध्य होती है। ये प्रक्रिया कर्ता के लिए प्रेरणा के रूप में महत्वपूर्ण होती है। आपने सामाजिक क्रिया को व्यवहार के रूप में समझाया। कर्ता समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करने में संलग्न रहता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर पूर्ण करता है, इसलिए मानव समाज में जो भी क्रिया करता है उस क्रिया के पीछे कर्ता का कोई न कोई लक्ष्य होता है। आपके अनुसार क्रिया संबंधों पर आधारित होती है। क्रिया का अर्थ तभी है जब वह किसी संबंध मूलक व्यवस्था को जन्म देती है। कर्ता का व्यवहार परिस्थिति में ही हो सकता है। पार्सन्स कर रहा कर्ता को परिस्थिति के प्रति अभिमुख होना आवश्यक है। आपने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए परिस्थिति की व्याख्या की है, क्योंकि क्रिया और परिस्थिति परस्पर घनिष्ठता संबंधित होती हैं। पार्सन्स परिस्थिति का अर्थ। पार्सन्स मीनिंग ऑफ सिचुएशंस। पार्सन ने लिखा है कि परिस्थिति को तभी समझा जा सकता है जब इसका निर्माण करने वाली वस्तुओं का अध्ययन किया जाए। परिस्थिति में आपने उन्हीं वस्तुओं को सम्मिलित किया जिनके प्रति कर्ता अभिमुखी होता है। कर्ता की अभिमुखता आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के प्रति भिन्न भिन्न होती है। पार्सन्स ने परिस्थिति के अंतर्गत अभिमुखता योग वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा, जो निम्नानुसार है: सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक। सामाजिक वस्तुएं। पार्सन्स ने सामाजिक वस्तुओं के अंतर्गत कर्ता या कर्ताओं एवं प्रतिक्रिया करने वाले दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को रखा है, अर्थात जिन व्यक्तियों के मध्य क्रिया और प्रतिक्रिया अर्थात अंतःक्रिया होती है उन्हें पार्सन्स ने सामाजिक वस्तुएं कहा। सामाजिक क्रिया की परिस्थिति में वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो एक दूसरे के प्रति आवश्यकता की पूर्ति के लिए अभिमुखी होते हैं। भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत सामाजिक क्रिया से संबंधित साधन और दशाएं आती हैं। पार्सन्स के अनुसार इनका आनुभाविक अस्तित्व होता है। ये कर्ता से अंतःक्रिया नहीं करते, बल्कि कर्ता इनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने अनुभव के आधार पर करता है। सांस्कृतिक वस्तुएं, कल्चरल ऑब्जेक्ट। सांस्कृतिक वस्तुओं का अस्तित्व कर्ता के व्यक्तित्व से अलग होता है। इनका परस्पर संबंध भी साव्यावी नहीं होता, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जब कर्ता कोई सामाजिक क्रिया करता है तथा वह सांस्कृतिक वस्तुओं के संदर्भ में साधन और लक्ष्यों का चयन करता है, सांस्कृतिक वस्तु समाज की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीकात्मक तत्व होते हैं। पार्सन्स के अनुसार व्यक्तित्व के निर्माण में इन सांस्कृतिक वस्तुओं को कर्ता सीखकर आंतरिकरण करता है। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो सामाजिक अंतःक्रिया पर था। आज के लिए इतना ही।
नमस्कार।